Good morning to all of you. Myself Sandeep Kumar from Chanakya College of Education बेतिया. My dear student, आज की जो मैं ये कक्षा ले रहा हूँ ये डीएलएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए F5 जिसका नाम हो जाता है भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास. इसके अकॉर्डिंग इकाई 2 भाषाई विविधता एवं बहुभाषिकता, जिसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट अब तक मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको बताया था बहुभाषिकता के आयाम के बारे में, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने बौद्धिक आयाम देखा था और शिक्षण शास्त्रीय आयाम देखा था. आज मैं आपको बताने वाला हूँ भाषाओं के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान, जिसके अंतर्गत हम बताएंगे अनुच्छेद 343 से 351 और 8वीं अनुसूची के बारे में. तो चलिए हम लोग देखते हैं भाषाओं के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान के बारे में. तो यहाँ पर कहता है माय डियर स्टूडेंट, भारत देश विभिन्न दृष्टिकोण से क्या है, महान है. यानी कि सभी तरह से यह क्या है, महान है. इसकी महानताओं में भी भाषाओं की भी महानता, यानी कि इसकी महानताओं में क्या है, भाषाओं की भी महानता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, यानी कि निवास करते हैं, रहते हैं. वह क्या माने क्यों यहाँ पर क्यों रहते हैं, क्या नहीं, यहाँ पर उसका रीज़न है रहने का कि यहाँ पर क्या है, सबको स्वतंत्रता प्राप्त है. जाहिर सी बात है कि जहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्त होती है वहाँ पर लोग अपने स्तर से रहते हैं, अपने स्तर से भाषा का प्रयोग करते हैं, अपने स्तर से रहन सहन होता है. तो इसीलिए कहता है कि यहाँ, क्योंकि यहाँ बहुत सारी भाषाओं बोलने वाले लोग रहते हैं, जिस कारण भाषा जैसी संवेदनशील भाषा यहाँ जानना जरूरी है कि भाषाओं के संदर्भ में कौन कौन सा रुख अपनाया जाता है. इसकी जानकारी के लिए स्वतंत्रता के पश्चात किए गए भाषा सर्वेक्षण के आधार पर कुछ प्रमुख परिणाम प्राप्त हुए हैं. यानी कि किसके पश्चात, स्वतंत्रता के पश्चात. अब क्या क्या परिणाम प्राप्त हुए, कहता है कि वे परिणाम जो इस प्रकार से आए, कौन कौन से चलिए देखते हैं. कहता है कि भारत में लगभग 30% लोग हिंदी भाषी है. यानी कि भारत में लगभग 30% लोग क्या बोलते हैं, हिंदी भाषा बोलते हैं. लगभग 1 लाख लोग द्विभाषी है, जो क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा भी जानते हैं. यानी कि भारत का लगभग 30% लोग हिंदी भाषा जानते हैं यानी बोलते हैं. 1 लाख लोग द्विभाषी है, जो क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ क्या कहते हैं, हिंदी भाषा भी बोलते हैं. यानी कि क्षेत्रीय भाषा क्या हो गया, जो क्षेत्र के अंतर्गत बोला जाता है. तीसरा कहता है कि भारत की संपूर्ण जनसंख्या के 11% लोग दक्षिण भारतीय भाषाओं जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि का प्रयोग करते हैं. यानी कि जनसंख्या का 11% लोग दक्षिण भारतीय भाषाओं जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि का प्रयोग करते हैं. चौथा कहता है संपूर्ण भारत की जनसंख्या के लगभग 2% लोग अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं. यानी कि संपूर्ण, यानी कि 100 में 2% लोग अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं. यानी कि ये जो क्या था, ये जो सर्वेक्षण था किसके आधार पर, स्वतंत्रता के पश्चात ये जो सर्वेक्षण था उसी का एक परिणाम आपको दिखाया गया है. आगे कहते हैं इस सर्वेक्षण के फलस्वरूप निम्नलिखित समस्याएं हमारे सामने आई है. कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होती है. कहता है कि शिक्षा के माध्यम के रूप में किस भाषा को अपनाया जाए, सबसे पहला समस्या. यानी कि कौन सा भाषा अपनाया जाए, क्योंकि देखिए भारत में तो अनेक प्रकार की भाषाओं को बोला जाता है, तब शिक्षा का माध्यम भी तो अनेक प्रकार से तो नहीं ना हो सकता है. तो इसलिए अब कहा गया कि अब कौन सा भाषा अपनाया जाए शिक्षा का माध्यम, तो पहली समस्या उत्पन्न हो गई. दूसरा कहता है राष्ट्रभाषा के रूप में कौन भाषा को रखा जाए. अब राष्ट्रभाषा के रूप में किस भाषा को रखा जाए, दूसरी समस्या हो गई. तीसरा कहता है कि शैक्षिक स्तर पर मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में संबंध को कैसे स्थापित किया जाए. यानी शिक्षा के स्तर पर, क्योंकि देखिए बहुत ऐसे घर में मातृभाषा हिंदी का भी प्रयोग किया जाता है, बहुत ऐसे घर में क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग किया जाता है. तो यहाँ पर कहता है कि बच्चे जिनके घर में मातृभाषा का प्रयोग हो रहा है बच्चे वो सीख रहे हैं, जिनके घर में क्षेत्रीय भाषा, यानी जैसे हम लोग का क्षेत्रीय भाषा भोजपुरी हो जाता है, तो अगर भोजपुरी बोला है तो बच्चे उसको सीख रहे हैं. अब यहाँ पर डिपेंड कर जाता है कि शिक्षा के संबंध में ये भाषा के बीच में कैसे संबंध स्थापित किया जाए. तीसरा कहता है कि विभिन्न भाषाई विषयों पर शिक्षण स्तर तय कैसे किया जाए. यानी कि अनेकों प्रकार की जब भाषाएं हम लोग शुरू से जान रहे हैं कि भारत में अनेकों प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, तो अनेकों प्रकार के भाषाओं पर विषय शिक्षण कैसे तैयार किया जाए, ये भी एक बहुत बड़ी क्या है, समस्या है. तो ये जो 4-5 थी क्या थी, ये सर्वेक्षण यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किए गए सर्वेक्षण के आधार पर
जो परिणाम प्राप्त हुए उस परिणाम के अकॉर्डिंग क्या क्या समस्या उत्पन्न हुई, ये आपका था। तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो थे भाषाओं के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान। अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, अनुच्छेद 341 से 351 के बीच में। तो यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ कहता है कि अनुच्छेद 341 से 51 के संदर्भ में पहला कहते हैं अनुच्छेद 120 के अनुसार सांसद कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाना चाहिए। पहला आपका कहता है अनुच्छेद 120 के अकॉर्डिंग जो सांसद का जो कार्य है हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों में किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 344 में अधिक प्रथम राज्य भाषा का आयोग गठन सन 1945 में हुआ था, यानी कि 344 के अंतर्गत अधीन प्रथम राज्य भाषा आयोग का गठन कब हुआ था, 1955 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद से कहते हैं अनुच्छेद 345 से 346 यानी कि 345 टू 346 के अकॉर्डिंग क्या कहता है, 346 के अकॉर्डिंग कहता है कि इसके अंतर्गत भाषाओं के संदर्भ में राज्य सरकार को पूरी छूट दी गई है। यानी कि 345 से 346 के अंतर्गत भाषा के संदर्भ में राज्य सरकार को पूरी छूट दी गई है कि संविधान के इन्हीं अनुच्छेदों के कारण हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी राज्य भाषा बनी। ठीक है, हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी को क्या बनाया गया, राज्य भाषा बनाया गया। हम सभी ये जानते हैं कि हिंदी राज्य की क्या है, राज्य भाषा है। यानी कि ये राज्य भाषा कब तैयार हुआ, 1945 से 345 से लेकर 346 के अंतर्गत। आगे कहता है कि जैसे राज्य भाषा के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ आ गई हिंदी, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तरांचल etc। तो ये हो गया 345 से 46 के बीच में। आगे कहते हैं 347 के अनुसार भाषा सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुच्छेद सूची में शामिल किया गया। यानी कि इतनी भाषा को किसके अकॉर्डिंग किया गया है, 8वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग। और यह जो आर्टिकल किसके अकॉर्डिंग आ जाता है, 347 के अनुसार। जिसके कारण संविधान लागू करते समय 14 भाषाएं थी। यानी कि जिसमें संविधान लागू किया गया उसमें मात्र 14 भाषा थी। इनमें कुछ और भाषाओं को जोड़कर क्या किया गया, 22 भाषाओं में इसको क्या किया गया, शामिल किया गया। यानी कि जब तक संविधान लागू नहीं था, यानी संविधान लागू जब तक संविधान लागू हुआ उस समय 14 भाषाएं थी संविधान लागू करते समय। लेकिन धीरे धीरे और भाषाओं को जोड़कर इसके अंतर्गत 22 भाषाओं को शामिल किया गया। किसके अकॉर्डिंग, यानी कि आर्टिकल 347 के अकॉर्डिंग, यानी 347 के अनुसार। अब कहते हैं अनुच्छेद 348 से 349 के अनुसार जिन राज्यों की राज्य भाषा हिंदी है वहाँ की न्याय और कानून की व्यवस्था क्या होती है, अंग्रेजी होती है। यानी कि अनुच्छेद 348-49 के अनुसार जो भी राज्य है वहाँ की अगर राज्य भाषा हिंदी है तो वहाँ की न्याय कानून की भाषा क्या होगी, अंग्रेजी होगी। ये अनुच्छेद 348-49 के बीच में इसको अंकित किया गया है। अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ सरकार का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा के विकास तथा प्रसार के लिए समुचित प्रयास को जारी रखे ताकि संपूर्ण भारत में एक रूप से इसका प्रयोग हो सके। यानी कि आर्टिकल 351 यानी कि 351 यानी 351 के अनुसार कहा गया है कि यह सरकार का यह कर्तव्य बनाया गया कि हिंदी भाषा के विकास तथा प्रसार के लिए क्या किया जाए, सुनिश्चित प्रयास जारी रखा जाए। यानी कि हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, करते रहे, ताकि पूरे भारत में एक ही भाषा का प्रयोग हो सके और वह भाषा हमारा क्या होगा, मातृभाषा यानी कि हिंदी हो सके। तो ये थे हमारे आर्टिकल माय डियर स्टूडेंट 345 से लेकर 351 के संदर्भ में। अब हम लोग देखेंगे 8वीं अनुसूची के बारे में। 8वीं अनुसूची क्या है, तो चलिए हम लोग देखते हैं 8वीं अनुसूची के बारे में। तो यहाँ कहता है कि हम सभी यह जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न भाषाओं की बोलने वाले लोग रहते हैं। यानी कि भारत में अनेकों प्रकार के लोग रहते हैं जो कि अनेकों प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, जो कि वह स्वतंत्र रूप से अपनी भाषा का प्रयोग एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, यानी कि बिना किसी प्रकार के बिना किसी द्वेष के, यानी बिना किसी रुकावट की अपनी भाषा का प्रयोग एक दूसरे के साथ करते हैं। उन भाषाओं में स्वयं के भीतर भी विविधताएं हैं। तो सच तो यह है कि हिंदी भाषा का कोई रूप नहीं है, यानी कि हिंदी भाषा का कोई रूप नहीं है, यह बहुभाषिक रूप में रहता है। हिंदी भाषा है जो क्या है, बहुभाषिकता में रहता है। हिंदी की पहचान संपर्क भाषा, राज्य भाषा,
प्रयोजन मुल्क भाषा, शिक्षार्थी हिंदी भाषा, ज्ञान की भाषा आदि के रूप में हम कर सकते हैं। यानी कि देखिए इतना के साथ इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं। तो ये थे हमारी माय डियर स्टूडेंट 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। आगे कहता है कि हमारे यहाँ का संविधान इस बात के लिए खास तौर पर सचेत रहा है कि भाषाओं के नाम पर लोग के बीच झगड़ा ना हो। इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि विभिन्न भाषाओं को की अपना एक प्रमुख स्थान मिले, यानी कि जितने भी भाषा है उसको एक अपना स्थान मिले। क्यों मिले? यानी कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत सारे भाषाओं को एक अपना स्थान मिले। क्यों? क्योंकि लोगों के बीच में इसके प्रति क्या हो, झगड़ा ना हो सके। इसी संदर्भ में 8वीं अनुसूची की व्यवस्था की गई है, यानी कि लोगों के अंदर में किसी प्रकार की झगड़ा ना हो, लोग एक दूसरे के प्रति घृणा ना करें। इसीलिए 8वीं अनुसूची तैयार की गई, जिसके अंतर्गत सभी भाषाओं को एकत्रित किया गया और सभी भाषाओं को क्या किया गया, एक स्थान दिया गया। आगे कहते हैं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार हिंदी और अंग्रेजी भाषा को ऑफिस की भाषा यानी कार्यालय की भाषा के रूप में रखा गया है। कार्यालय की भाषा के रूप में कौन कौन रखा गया? हिंदी और अंग्रेजी। किसके अकॉर्डिंग? 8वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग। तथा शेष बचे भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा यानी कि जो विशेष क्षेत्र के अंतर्गत जो भाषा बच जाता है वो क्षेत्र के अंतर्गत उस भाषा को रखा गया, जिसको हम लोग क्षेत्रीय भाषा का नाम दिए हैं। कहता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को राज्य भाषाओं के रूप में स्थान तथा मान्यता प्राप्त है। यानी कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत संविधान की 22 भाषाओं को राज्य भाषाओं के रूप में स्थान तथा मान्यता प्राप्त हुई है। इसके अंतर्गत हिंदी, उर्दू, मैथिली, संथाली, डोडर इत्यादि आते हैं। कहता है कि मूल संविधान में 14 भाषाओं की राज्य भाषा के रूप में चिन्हित किया गया है, और मूल संविधान में 14 भाषाओं को राज्य भाषा के रूप में क्या किया गया? चिन्हित किया गया है। संविधान के 24वें संशोधन में यानी कि 1967 ईस्वी के द्वारा सिंधी 17वें पर संशोधन में मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली व 52 यानी 52वीं संशोधन में अन्य बाकी भाषाओं को जोड़कर 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई है। यानी कि देखिए संशोधन यानी कि कहता है 1967 के अकॉर्डिंग यानी कि 77 संशोधन में मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली यानी कि डॉट इत्यादि भाषा और 92 ठीक है 52वीं यानी संशोधन में बाकी भाषाओं को जोड़कर क्या किया गया? 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। तो माय डियर स्टूडेंट, यह थे हमारे भाषाओं के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान, जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने अनुच्छेद 343 से 351 देखा और साथ ही साथ 8वीं अनुसूची को देखा। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा? इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि भारत एक क्या है? भारत में अनेक धर्मों के लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं। यह क्या है? भारत एक कैसा देश है? भारत एक यहाँ पर क्या कहा जाता है? एकाग्रता का देश है, यानी कि यहाँ पर सभी धर्म के लोग यहाँ पर क्या करते हैं? निवास करते हैं। और आगे कहता है कि जब वहाँ पर निवास करते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अनेकों धर्म के लोग क्या करता है? अपने अनुसार बात व्यवहार करते हैं, बातचीत करते हैं, और बातचीत करते हैं तो उन लोगों को क्या होता है? अनेकों प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। इसी में कहता है कि स्वतंत्रता पश्चात के अकॉर्डिंग किए गए सर्वेक्षण के आधार पर कुछ परिणाम प्राप्त हुए थे, जो कि परिणाम कुछ अच्छे भी थे और बुरे भी थे। अच्छे में अब क्या क्या परिणाम प्राप्त हुआ? जो कहता है कि भारत में लगभग 30% लोग हिंदी बोलते हैं, यानी कि और लगभग भाषा के लगभग 1 लाख लोग द्विभाषी तथा क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते हैं। परिणाम में आता है संपूर्ण जनसंख्या का 11% लोग दक्षिण भारतीय भाषाओं का प्रयोग करते हैं, हिंदी, तमिल, कन्नड़ इत्यादि जैसे भाषा। संपूर्ण जनसंख्या के लगभग 2% लोग क्या करते हैं? अंग्रेजी बोलते हैं। ये परिणाम था। अगर समस्या देखा जाए तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि समस्या भी बहुत उत्पन्न हो रही है, क्योंकि यहाँ पर अनेक लोग रहते हैं तो अनेक प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, और जब अनेक प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ समस्या उत्पन्न भी होगी। तो जो कि समस्या क्या क्या थी? शिक्षा के माध्यम के रूप में किस प्रकार की भाषा को अपनाया जाए, राष्ट्रभाषा में कौन सा भाषा रखा जाए, शैक्षिक स्तर पर मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में क्या संबंध स्थापित कैसे किया जा सके, विभिन्न भाषाओं पर शिक्षण व्यवस्था स्तर कैसे किया जा सके। ठीक है, ये क्या था? ये जो आपका था भारतीय माने भाषाओं के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान के बारे में। आर्टिकल 345 से 51 के बीच में कहता है कि अनुच्छेद
300 यहाँ पर क्या कहता है, अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद कार्य हिंदी या अंग्रेजी भाषा में किया गया। 344 के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि 344 में अधीन प्रथम राज्य भाषा का आयोग गठन यानी कि सन 1955 में हुआ था। 345-46 में कहता है कि राज्य सरकार को पूरी तरह छूट दी गई है भाषा के संदर्भ में कि वह भाषा का क्या करे, अपने भाषा का राज्य में इसका प्रयोग कर सके। 347 में कहता है कि जो भाषा हो जैसे हो जाता है नेपाली, कोनकी, मणिपुरी, डोगरी, संथाली, ये सबको क्या किया गया, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। कब, अनुच्छेद 347 के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद से कहता है अनुच्छेद 348-49 के अकॉर्डिंग कहता है कि इसके अनुसार जिन राज्यों में राज्य भाषा हिंदी है तो वहाँ की न्याय व्यवस्था किसके अकॉर्डिंग कर दिया गया, वहाँ पर कानून न्याय व्यवस्था किसके अकॉर्डिंग किया गया, अंग्रेजी भाषा के अकॉर्डिंग किया गया। 351 के अंतर्गत कहता है कि सरकार का यह कर्तव्य है कि पूरे राज्य में भाषा का प्रचार जारी रखे ताकि संपूर्ण राज्य में क्या कर सके, एक ही भाषा का प्रयोग हो सके। 8वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या देखा, 8वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा कि भारत अनेक भाषाओं का यानी कि भारत में क्या है, बहुभाषिकता है, यहाँ अनेक भाषाओं का प्रयोग लोग करते हैं, अनेक भाषाओं का प्रयोग लोग बोलचाल के रूप में करते हैं। संविधान के 8वीं अनुसूची के अनुसार हिंदी और अंग्रेजी भाषा को क्या किया गया, 8वीं भाषा यानी कि आपको कार्यालय की भाषा के रूप में रखा गया तथा शेष बचे भाषाओं को क्या किया गया, क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत रखा गया। तो माय डियर स्टूडेंट, यह थी आज हम लोगों की कक्षा F5 के अकॉर्डिंग हम लोगों की जो कक्षा थी भाषाओं के संदर्भ में सर्वधानिक प्रावधान, इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा 8वीं अनुसूची। उसके बाद हम लोगों ने देखा आर्टिकल 343 से लेकर 351 के बीच में। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।